नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 15 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए। हमने लास्ट डे प्रश्न पूछा था कि बताओ भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो ये हुआ आपका बेसिकली किससे? आंध्र प्रदेश से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, अब आइए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं सीधे। नंबर 1 टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत। ये अभी चर्चाओं में है और चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसको जो है, जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, इन्होंने वहां पर आयुष्मान इस योजना को लागू कर दिया। आप जानते हो कुछ स्टेट हैं जहां पर आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया था। गलत बात है स्टेट्स की, ये फॉलो करना चाहिए। अगर कोई अच्छी योजना है तो उसका लाभ स्टेट को जरूर जो है उसका लेना चाहिए। अब जैसे दिल्ली में नहीं था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ये जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना है उसको नहीं लागू किया गया है। सरकारें जब जिद पे आती हैं तो ऐसा गड़बड़ी हो जाती है। जब कोई अच्छी योजना है तो मुझे लगता है कि उसको जरूर क्रियान्वित करनी चाहिए। इसी बात पर परसों नरसों मैंने एक बात बोली तो लोग कहते कि सर आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। अरे महाराज, बढ़िया काम करोगे तो तारीफ करनी चाहिए। खराब काम, बीजेपी गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकालती है, खराब काम करिए, तारीफ थोड़ी ना करेंगे। गलत है तो गलत है, लेकिन आप लोग कहीं से कोई पॉइंट निकाल दोगे। चलिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली में पीएमजेवाई का क्रियान्वयन 11 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया, यानी कि अब वहां पर मामला शुरू हो गया इसका। ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के साथ इसका समझौता किया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है तो अपना काम किया गया इसमें, है ना। देश में चलाई जा रही आयुष्मान योजना का लाभ अब दिल्ली के निवासी भी उठा सकेंगे। अभी तक जो है योजना का लाभ वो नहीं उठा पाते थे। पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना के कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्डों का वितरण शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की है। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज योजना है जो देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर 50 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिससे ऐसा करने वाली पहली योजना जो है बन गई। एक बड़े क्षेत्र को जो है कवर करती है। मोस्टली सभी स्टेट में ये जो है योजना लागू है आपकी। ठीक है, चलिए। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 36 लाख फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस योजना के अंतर्गत जो है रखा गया और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये फैक्ट आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब बताइए नंबर 1 पहला क्वेश्चन, आयुष्मान योजना के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? नंबर 1, देश में चलाई जा रही आयुष्मान योजना का लाभ अब दिल्ली के निवासी उठा सकेंगे क्योंकि वहां पर लागू हो गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली में पीएमजेएवाई का क्रियान्वयन जो है 11 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, 11 अप्रैल को उसकी शुरुआत हो गई है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। ज्योतिबा फूले, ये अभी चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि 11 अप्रैल को इनकी मनाई जाती है क्या? प्रति 11 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है, जाती है। ठीक है, जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, 1827 को हुआ था, याद रहेगा। और इन पर शॉर्ट नोट्स अर्थात टिप्पणी पूछने के लिए भी आ जाती है। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी, समाज सुधारक और लेखक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्थान में लगा दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। जन्म इनका कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था और मृत 28 नवंबर 1890, यानी कि इनका देहांत 63 वर्ष की उम्र में 1890 में हुआ गया था। और ज्योतिबा फूले ने निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, ठीक है, बहुत व्यापक स्तर पर काम किया था। इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, याद रखिएगा। अब बताइए आप लोग, ये अलग अलग प्रकार की जयंती लिखी गई है, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल को, ठीक बात है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, ठीक बात है, अभी निकली है कल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और बाल गंगाधर तिलक की जयंती 23 जून लिखा है, ये रॉन्ग है।
बाल गंगाधर तिलक की जयंती 23 जून को नहीं मनाई जाती है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये रॉन्ग है। अब कमेंट करके मुझे बताओ कि बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है। चलिए, और एक प्रश्न और पूछा जाता है, लाल बाल पाल में 3 नेता कौन से हैं, बताइएगा मुझे। चलिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। किसके तहत? इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत खाना, ताकि न्यूट्रिएंट्स की जो है उनकी उपलब्धता हो सके उनको। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50% की वृद्धि की है। इसीलिए योजना क्या है, चर्चाओं में है, और इस योजना पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। सिंपल सी बात है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर जो है 954 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है भार आएगा, ठीक है। चलिए, इसमें विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। यह नई दरें 1 मई से सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगी, यानी कि 1 मई से लागू हो जाएंगी। 36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं, यहाँ की बालिका वाटिका, और ये सब कोई पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए कि भाई किनको किन किन प्रकार से इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, उनके बारे में लिखा है। और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाना है। भाई पोषण भी मिले बच्चों को और खाना मिलेगा तो बच्चे पढ़ने भी आएंगे, भाई खाना मिलेगा, अच्छा बढ़िया भोजन मिलेगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में तो आधा काम तो इस खाली पढ़ाई आधी तो इसी में निकल जाती है, ठीक है। खाना में क्या बताया जाए, ये बाकी पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अलग अलग इसमें क्या क्या दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, सब पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र छात्राओं को गर्म पका भोजन मिलता है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्राप्त करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफीन अभी चर्चाओं में है और IIT खड़गपुर ने जो है एक नई रिसर्च जो है की है, और उसके द्वारा क्या होगा कि तेल जल पृथक्करण हेतु जो है ऊर्जा दक्ष ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी उन्होंने विकसित कर ली है। यानी कि एक प्रकार से ये क्या करेगा, जो तेल होता है जल में उसको पृथक करेगा अपने आप में, ना जाते होगा पोल्यूशन हो जाता होगा। तो इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्या होगा, तेल रिसाव के प्रबंधन में एक बदलाव लाना है। इस प्रौद्योगिकी का ये मेन मोटो है। तो अब ये खोज की गई, वहां पर इनोवेशन किया गया है अपने आप में। तो अब ग्राफीन के बारे में आपको जानकारी जानना जरूरी है। यह एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है, एक बात। दूसरा, इसकी खोज आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोस्लेव ने की, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2010 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक बात है। ग्राफीन कार्बन की ही एक अपरूप है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ग्राफीन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, चिकित्सा, सेंसर और अन्य विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। और आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, ग्राफीन कार्बन का एक अपरूप है, बिल्कुल सही बात है। हाल ही में IIT खड़गपुर के द्वारा तेल जल पृथक्करण, ये पृथक्करण होगा इसमें, इसको ये कर दीजिएगा, पृथक्करण ये वाला होगा, पृथक्करण ये करिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी क्या है आपका सही उत्तर है। चलिए, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नंबर 1, भारत की नेचुरल गैस खपत में 2030 तक करीब 60% की बढ़त जो है अभी होगी। डेटा सामने आया है, उसमें कहा गया है कि भारत की जो नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस है, उस खपत में 2030 तक करीब 60% की बढ़त जो है देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में एक दावा किया गया है, ठीक है। इसकी वजह देश द्वारा तेल आयात से निर्भरता कम करके स्वच्छ ईंधनों की तरफ बढ़ना है। आप जानते होंगे सरकार इस समय आत्मनिर्भर बन रही है ऊर्जा के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में, इसीलिए खपत जो है बढ़ जाएगी अपने आप में। यह जानकारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की रिपोर्ट में बताई गई है। तो यह प्रश्न पूछा किस रिपोर्ट में कहा गया, ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, है ना, ठीक है। चलिए आगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुड टू गो परिदृश्य जिसमें मौजूदा रुझानों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर मध्यम वृद्धि को माना जाता है में नेचुरल गैस की खपत 2023-24 में 188 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से बढ़कर के 2030 तक 297 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन होने की उम्मीद बताई गई है। तो ये कुछ यहां पर पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देश 2070 तक
शून्य कार्बन जो है शून्य उत्सर्जन या शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जिसमें गैस को एक वृहद ईंधन माना गया है अपने आप में। आप जानते होंगे सरकार का लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कि 2070 तक जीरो कार्बन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, ठीक है, जीरो एमिशंस, है ना। तो ये इसीलिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है कि भैया हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें, हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें, ठीक है। चलिए, वर्तमान में भारत प्राकृतिक गैस उत्पादन मांग का लगभग 50% जो है ही पूरा कर पाता है और 2030 और 40 तक मांग में मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है। इसलिए मांग आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए एलएनजी पर निर्भरता बढ़ेगी। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2030 तक एलएनजी आयात क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए, हाल ही में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नेचुरल गैस खपत में किस वर्ष तक करीब 60% की बढ़त देखने को मिल सकती है, तो 2030 तक, है ना। तो ये सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। तो 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीटीसी 2025, 10 से 12 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, कई बार डेट पूछ लेता, 10 से 12 अप्रैल के मध्य में आयोजित हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, विषय है संभावना, और इसमें पता लगाया जाएगा कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, डिजिटल प्रणाली को मजबूत कर सकती हैं और सीमा पार साझेदारी को मजबूत कर सकती हैं। याद रहेगा पॉइंट है। चलिए, और 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 40 से अधिक सार्वजनिक सत्र होंगे, जिसमें मुख्य भाषण, मंत्रिस्तरीय बातचीत, विशेषज्ञ पैनल और बाकी अन्य चीजें इसमें की जाएंगी, ठीक है। और 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता, दुनिया भर के अलग अलग विशेषज्ञ इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप इसको अलग अलग जो है तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जीटीएस यंग एम्बेसडर कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के छात्र और युवा पेशेवर डिजिटल भविष्य, जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक तकनीकी मानदंडों पर नीतिगत बातचीत में सीधे योगदान देंगे, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज की गई है, जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या जिम्मेदार, आपने एआई सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन क्या लिखा है, लिखा है जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में किया सकता है, लेकिन नहीं, हमें एआई का इस्तेमाल सकारात्मक करना है, यानी कि जिम्मेदारी पूर्वक करना है, जिम्मेदारी पूर्वक करना है, नकारात्मकता के दृष्टिकोण से हमका इसका उपयोग नहीं करना है। एआई देश के विकास में काम आए, इसलिए हमें, क्योंकि विज्ञान की बहुत सारे आजकल खोजें हो रही हैं जिसका इस्तेमाल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में किया सकता है, लेकिन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना है, यानी कि सकारात्मक चीजों में काम करना है उसका, ठीक है। चलिए आगे, अब बताइए प्रश्न आप लोग कि 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टूडेंट आपसे पूछा है। तो 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीटीएस 2025 10 से 12 जून के मध्य आयोजित हुआ है। नहीं भाई साहब, ये कब आयोजित हुआ, अप्रैल में हुआ है ना, तो बस रॉन्ग है ये। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है संभावना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसमें पता लगाना कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज जो अभी उभर रही हैं वो समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन अगर वो समावेशी विकास की तरफ नहीं उन्मुख हो रही हैं तो फिर ऐसी प्रौद्योगिकियों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या कहा गया, इसलिए कहा गया जिम्मेदार एआई। क्या कहा गया, जिम्मेदार एआई। अगर जिम्मेदार एआई नहीं रहेगा, हमारी जिम्मेदारी इस पर नहीं रहेगी, तो फिर कैसे काम होगा। तो इस समय में इस बात पर चर्चा की गई, भाई जो नई नई इनोवेशन हो रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हो रही है, वो समावेशी विकास की ओर उन्मुख हो सके, है ना, वो पतन की ओर हमें न ले जाएं, समावेशी विकास, संपोषित विकास की तरफ हमें ले जाएं। बात समझ में आ गई। चलो, और इसी बैठक कब हुई, अप्रैल में हुई है। यहां पर क्या लिखा है, जून में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, भारत की नेचुरल गैस खपत में, देखो ये प्रश्न मैंने 2 बार कर दिया है क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट छूट गए थे मेरे पिछले, तो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया, मतलब कर दिया। तो भारत की नेचुरल गैस खपत में 2030 तक करीब 60% की बढ़त देखने को मिल सकती है, और इसकी वजह जो है तेल आयात से निर्भरता कम करके और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है, ठीक है। बाकी इसकी जानकारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने दिया है, रिपोर्ट में आपने दिया है। यह प्रश्न 2 बार हो गया वैसे,
ठीक है, मैंने देखा था लेकिन फिर मैंने इसको क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया क्योंकि टाइम नहीं था उस दिन मेरे पास, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक बात और, 2040 तक नेचुरल गैस की खपत बढ़कर 496 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन पहुंचाने का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया, और 2-3 पॉइंट इसमें और भी दिए हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिया इसमें। ठीक है, चलिए अब प्रश्न अलग से बना दिया है मैंने, कुछ पॉइंट यहां पर और अच्छे से दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ये देखिए, सरकार का लक्ष्य देश की प्राइमरी एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की जिम्मेदारी को मौजूदा 6 से 6.2% से बढ़ाकर कितना है 2030 तक 15% करना है। तो ये भी अपने आप एक बड़ा डेटा है, इसमें कुछ पॉइंट अलग मैंने मेंशन कर दिए उससे उस वाले से हट करके। ठीक है, तो इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। चलिए अभी ये देखो, यहां पर भी कई सारे पॉइंट यहां पर है। ठीक है, 2030 और 2040 तक मांग में मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है, इसलिए मांग आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए एलएनजी पर निर्भरता बढ़ेगी। यानी कि वर्तमान में भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन मांग का लगभग 50% ही पूरा करता है, लेकिन बाद में इसकी मांग और डिमांड और बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब बताइए प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत की नेचुरल गैस खपत में 2030 तक करीबन 60% की बढ़त देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही बात है, 2030 तक इतनी हमें बढ़त मिलेगी, सही है। इसकी वजह देश द्वारा तेल आयात से निर्भरता कम करके स्वच्छ ईंधनों की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल सही बात है, यही इसका रीजन है मेन। तो दोनों कथन हमारे क्या होंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देश के लगभग आधे आकांक्षी जिलों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। आप जानते होंगे वर्तमान सरकार गरीबी या भुखमरी और डिफेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में काम बहुत बड़े स्तर पर कर रही है, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीबी के स्तर में, बहुआयामी गरीबी के स्तर में एक बड़ा जो है गिरावट देखने को मिला है। रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी गई, आइए हम इसको देखते हैं। देश के लगभग आधे आकांक्षी जिलों में, आकांक्षी जिले आप इनके बारे में जानते होंगे, सरकार ने आकांक्षी जिलों की बात कही है, जानते होंगे वो जिले जो सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य कारक दृष्टिकोण से जो है बैकफुट पे हैं, बैक पे हैं, उनको जो है सामान्य स्तर पर लाने के लिए आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है, जिसमें से हमारा जो पड़ोसी जिला है कौन सा, श्रावस्ती, वो भी आकांक्षी जिलों के अंदर शामिल है। ठीक है, तो देश के लगभग आधे आकांक्षी जिलों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि यहां पर खूब विकासात्मक जो है प्रक्रियाएं चलाई गई, जिसका क्या हुआ, फल निकला कि भैया ये गरीबी रेखा से ऊपर उठने लगे, गरीबी के स्तर में गिरावट आई। ठीक है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु जैसे राज्य सबसे आगे हैं। यानी कि इन राज्यों में जो आकांक्षी जिलों का चयन किया गया था, तो उन जिलों के माध्यम से ये जो स्टेट हैं, इनमें गरीबी के स्तर में क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के आंकड़े के अनुसार 106 आकांक्षी जिलों में से 46% में बहुआयामी गरीबी में गिरावट देखी गई। यानी कि 106 में से 46 में ये परसेंटेज डाउन हुआ अपने आप में गरीबी का, पॉवर्टी का। ध्यान दीजिएगा, गरीबी और बेरोजगारी पर जो प्रमुख कमेटी बनी थी, यानी कि रिपोर्ट जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी अलग अलग कमेटी ने, उन पर प्रश्न खूब पूछता है। रंगराजन कमेटी क्या थी, तेंदुलकर समिति क्या थी, है ना, इस पर खूब प्रश्न बनता है। तो आप लोग इकोनॉमिक्स में कमेटियों पर जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पारंपरिक रूप से गरीबी को किसी व्यक्ति या परिवार के लिए उपलब्ध मौद्रिक संसाधनों का आकलन कर मापा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक अब लोगों के वंचित होने और गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से देखने से जुड़ा हुआ है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अब लोगों के वंचित होने और गरीबी का अधिक प्रत्यक्ष और व्यापक उपाय माना जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। बाकी ये पॉइंट भी हमने आपको बताया था कि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, तो एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के से पता चला है कि भारत के ग्रामीण गरीबी अनुपात 2011-12 में 25.7% से वित्त वर्ष 2023-24 में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी बड़ी गिरावट अपने आप में दर्ज की गई है। जबकि इस अवधि के दौरान शहरी गरीबी 4.6% से घटकर 4.0% हो गई है। तो ये काम बढ़िया चल रहा है, देश में गरीबी डाउन हो रही है। बस मामला एम्प्लॉयमेंट वाला, अनएम्प्लॉयमेंट वाला देखने को मिलता है। बीजेपी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं निकालती भाई, जल्दी क्या किया जाएगा, खासकर यूपी में हालत बहुत खराब है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के आंकड़ों के अनुसार 106 आकांक्षी जिलों में से 46% में बहुआयामी गरीबी में गिरावट देखी गई है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला है कि भारतीय ग्रामीण गरीबी अनुपात में 2011-12 में 25.7% से वित्त वर्ष 2023-24 में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है,
कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने, साधु का विलोम क्या होता है? बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ साधु का विलोम क्या है। आपके सामने उत्तर है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, या फिर क्या, या फिर भैया आपका असाधु। मुझे उत्तर आपका चाहिए। देखते हैं कि आप लोग हिंदी में कितने बेहतर हैं और देखते हैं कि क्या आपकी तैयारी और बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसेस की चल रही है हमारे यहाँ पर, पीसेस के अलावा जो है आरोग्य भी चल रही है और कई अन्य प्रमुख टेस्ट सीरीज और चल रही है। आप लोग प्लीज उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। बाकी हम लोग जो है बातचीत बाय कॉल कर लेंगे, ये नंबर है। ठीक है, आप लोग उस पर करिएगा। इसमें जो है 12,000 प्रश्न कराए जाएंगे इसमें आपको। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन एक दिन, अगले दिन दूसरा टॉपिक से 50 क्वेश्चन, संडे को आपका जो है जो क्वेश्चन टेस्ट मिलता है 140 क्वेश्चन का। तो ये आप लोग प्लीज करिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। और आंसर राइटिंग जो कि पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोग नहीं करते हैं, इसको भी कीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा क्या फायदा। तो ये हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। नंबर यहां पर दिया गया, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।